Hello students, this is computer class 12th Halvasya Vidya Vihar, and today we are going to discuss the next topic of our chapter 1 Python revision tour। और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डेटा टाइप। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि डेटा टाइप्स कौन से होते हैं पाइथन में। तो हमने पढ़ा है कि एक डेटा टाइप होता है जो नंबर टाइप के डेटा टाइप होते हैं। नंबर कौन से होते हैं, एक इंटीजर डेटा टाइप होता है, एक फ्लोट डेटा टाइप होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप कौन से होते हैं, जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं x को 10 वैल्यू असाइन करूं तो x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। ठीक है, आइडेंटिफायर हो गया। अगर मैंने y इक्वल टू 10.0 कर दिया तो y फ्लोट टाइप की वैल्यू असाइन की गई है y को, तो y हो गया फ्लोट टाइप ऑफ, यानी इसका डेटा टाइप हो गया फ्लोट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मान लो मैंने z इक्वल टू क्या कर दिया 5 + 3j। यहाँ पे आइटा को j से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे मैथ्स में आप i से डिनोट करते हैं, यहाँ पे j यूज़ किया जाता है। तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब जो भी वैल्यू जिस भी आइडेंटिफायर का टाइप है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। आप इसमें z.real और z. कॉम्प्लेक्स करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये करूं कि a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, तो a को असाइन किया जाएगा 5 और b को असाइन किया जाएगा 3। z.कॉम्प्लेक्स, z.real क्या है 5 और z.कॉम्प्लेक्स क्या है 3। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मान लो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर मैंने एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, मान लो मैंने लिया है w इक्वल टू 1 + 2j, तो मैं z + w करूँगी, देन रियल पार्ट विल बी एडेड टू रियल पार्ट, एंड मान लो मैंने एक और कर दिया v इक्वल टू z + w, देन v विल बी 6 + 5j। रियल पार्ट विद रियल पार्ट एडेड एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट विल बी एडेड विद कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो इस तरह से ये हमारे नंबर डेटा टाइप्स हैं। इसमें आपको पता है कि सबसे कम स्पेस ये लेता है, तो सबसे स्मॉल ये है, फ्लोट है वो इंटीजर से बड़ा होता है, और कॉम्प्लेक्स है वो इससे भी बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, जिसमें हमने स्ट्रिंग लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि एनीथिंग दैट इज स्ट्रिंग इज इनक्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमाज और सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज। लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होती है, उसके मेंबर्स हैं दोज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, और लिस्ट के मेंबर किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है। एक लिस्ट ऐसे भी हो सकती है जैसे 5 7 9 2, इसकी एक लिस्ट, और 7 और 79 3, ये इस तरह से। तो इसमें 1 2 3 4 और 5 मेंबर्स हैं। पहला मेंबर इंटीजर टाइप का है, दूसरा इंटीजर टाइप का, या तीसरा ये ले लो 7.0, तो दूसरा फ्लोट, तीसरा एक लिस्ट है, फोर्थ एक इंटीजर वैल्यू है, और ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, या एक टपल भी हो सकता है। मान लो इसके बाद मैंने लिया है 5 और 2, ये टपल टाइप का है। ठीक है, ऐसे ही टपल होता है, टपल है वो पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड होता है। ऑल द मेंबर्स आर कॉमा सेपरेटेड लाइक लिस्ट, लेकिन लिस्ट में है, लिस्ट में आप डेटा को चेंज कर सकते हैं, मतलब लिस्ट म्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होता है। यानी आपको पता है कि स्ट्रिंग में, लिस्ट में और टपल में, तीनों में ही इंडेक्सिंग काम करती है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। इस तरह से 0 1 हर एलिमेंट को एक इंडेक्स असाइन किया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, और यहाँ से फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, जैसे मान लो यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से। तो ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ये तीनों में होती है, स्ट्रिंग में, लिस्ट में और टपल में। स्ट्रिंग और टपल में आप स्ट्रिंग को या टपल को चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने कोई स्ट्रिंग बना दी, मान लो x इक्वल टू ABCD मैंने कर दिया, आई कांट रिप्लेस कि मैं b को हटाकर और e डाल दूं, वो नहीं, वो दूसरी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी फिर आपको। लिस्ट में ऐसा पॉसिबल है कि आप 5 को हटाकर, और मैंने कर दिया ये, मान लो ये L लिस्ट है, L0 को मैं प्रिंट करूँगी तो कितना होगा L, और इंडेक्स 0 कितना होगा 5। मैं ऐसे कर सकती हूँ L0 इक्वल टू 10, तो ये 5 हट जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, यही काम, मान लो ये स्ट्रिंग S लिया है मैंने और ये इसको X लिया है, मैं X0 इक्वल टू E ये नहीं कर सकती हूँ, दैट इज़ नॉट अलाउड। इसलिए स्ट्रिंग और टपल हैं वो आपके इम्यूटेबल हैं।
इम्यूटेबल मतलब नहीं चेंज कर सकते इनको। लिस्ट है दैट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब यू कैन चेंज पार्शियली अ लिस्ट। पार्शियल चेंज पॉसिबल है इसमें, इनमें नहीं है। कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, x इक्वल टू ABCDE ऐसा पॉसिबल है, बट अब तो आपने क्या किया, x में दूसरी ही स्ट्रिंग असाइन कर दी है, दिस इज नॉट सेम स्ट्रिंग। लेकिन आप इस स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने लिखा x2 इक्वल टू मान लो a, तो a में डाल लिया आपने x2 कितना है, ये 0 1 2, x2 क्या है c, तो c असाइन हो जाएगा a को। लेकिन यू कांट चेंज एनी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग और टपल। ठीक है, उसके बाद आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे होती है, डिक्शनरी में सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। इस तरह से सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं आपके पास कि जैसे आपने लिया है सेट ऑफ की एंड वैल्यू 5 2 3 7 9 2, या आप ऐसे ले सकते हैं K1 1 K2 5 K3 D, इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ की वैल्यू के पेयर हैं विच आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड ए की एंड इट्स वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉलन। जो की होती हैं वो होती हैं आपकी इम्यूटेबल, मतलब की आपने एक बार डिक्शनरी में डाल दी तो वो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उस किसी भी पर्टिकुलर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ की आर, जो वैल्यूज होती हैं ये म्यूटेबल होती हैं। अब किसी भी वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हो, मान लो ये d लिया है मैंने, d इक्वल टू दिस, तो d मैंने लिखा K3, तो क्या प्रिंट होगा अगर मैंने किसी को असाइन कर दिया x इक्वल टू d K3, तो K3 जो की है उसकी क्या वैल्यू है d विल बी असाइन टू x। ठीक है, तो इस तरह से डिक्शनरी है। उसके बाद म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या कौन से होते हैं डेटा टाइप, जो चेंज हो सकते हैं, पार्शियल चेंज हो सकते हैं वो म्यूटेबल, जो नहीं हो सकते वो इम्यूटेबल। तो आपका स्ट्रिंग है, टपल है, और उसके बाद ये तीनों भी तो इम्यूटेबल हैं क्योंकि आपने इंटीजर 5 लिया है। 5 कैन नॉट चेंज, ठीक है ना, इसकी बेसिक वैल्यू तो 5 ही रहेगी ना। यू कांट चेंज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे स्ट्रिंग और टपल ये क्या है आपके इम्यूटेबल। लिस्ट आपकी म्यूटेबल है कंप्लीटली। डिक्शनरी में ओनली वैल्यूज आर म्यूटेबल, कीज आर इम्यूटेबल। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है दैट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेटर और ऑपरेंड को मिलाकर एक एक्सप्रेशन बनता है। मान लो आपने लिया x इक्वल टू a प्लस बी और c लेस देन 2, इस तरह से आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर ले लिया, ये दोनों आपने लॉजिकल ऑपरेटर ले लिया, आपने रिलेशनल ऑपरेटर ले लिया, और ये आपके ऑपरेंड हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन को आप इवैल्यूएट करते हो, जैसे आप मैथ्स में करते हो, तो बोर्डमास रूल अप्लाई होता है, ब्रैकेट, फिर आपका ये इस तरह से बोर्डमास रूल होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है। ठीक है, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस मतलब सबसे पहले डिवीजन होगा, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप एडिशन कर सकते हैं, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स कि सबसे पहले मान लो आपने लिखा है 5 + 2 × 3, ठीक है, तो ये क्या करोगे, क्या पहले 5 + 2 कर सकते हो, नो, तो इसका रिजल्ट गलत हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, देखना पड़ेगा पहले मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट यू कैन डू एडिशन। तो ये बताता है कि प्रेसिडेंस क्या है, हायर प्रायोरिटी इसकी है, लोअर प्रायोरिटी इसकी है। तो अगर ये दोनों ऑपरेटर एक साथ आते हैं जैसे यहाँ, तो पहले आपको ये करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, देन यू कैन गो फॉर एडिशन। इसी तरह से हमारे पास ये जो सारे ऑपरेटर हैं इनकी प्रेसिडेंस लिस्ट होती है कि जब ये कई ऑपरेटर एक साथ आ जाएं तो कौन सा ऑपरेटर आपको पहले परफॉर्म करना है, पहले इवैल्यूएट करना है कौन सा ऑपरेशन। तो ये आपकी लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंस है। सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट है वो सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल है, उसके बाद बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट क्या होता है, जैसे 1 0 1 आपने लिया, इसका बिटवाइज नॉट लोगे तो 0 1 0, ठीक है। उसके बाद आपका पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, मान लो -5 है तो वो इवैल्यूएट किया जाएगा। उसके बाद ये आपके सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक कौन से, प्लस माइनस को छोड़कर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर, इनकी सेम प्रायोरिटी होती है। ये सबकी सेम होती है। इनमें से आप कौन सा भी, मान लो आपने लिखा है 5 डिवाइड बाई 2 × 3, तो पहले कौन सा भी कर लो, आपकी मर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट होती है
एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। उसके बाद आपके हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट। उसके बाद है आपके कंपैरिजन यानी रिलेशनल ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब देखिए ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, उसके बाद आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं और आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं। यानी अर्थमेटिक से लोअर प्रायोरिटी होती है आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर की। यानी अगर ए मान लो आप ऐसे लिखते हैं 5 + 7 और 3, तो पहले क्या होगा, पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो परफॉर्म होगा, फिर आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, सॉरी ये और तो आपका हायर प्रायोरिटी का हो गया, नहीं लोअर प्रायोरिटी का है। उसके बाद होता है बुलियन, उसके बाद बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं, नॉट, एंड, और। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट है आपकी कि किस तरह से आप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एक्सप्रेशन में। एक चीज़ और है, इंटरनल कन्वर्जन होता है, टाइप कन्वर्जन होता है जब आप दो अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के ऑपरेंड लेते हैं। जैसे आपने लिया है a + b = c, अगर इनमें से एक भी कॉम्प्लेक्स, मैंने क्या बताया सबसे बड़ा ये है, तो अगर दो ऑपरेंड लिए हैं आपने, दो में से एक स्मॉलर है और दूसरा लार्जर है, तो स्मॉलर वाला भी लार्जर में प्रमोट किया जाता है इंटरनली बाय पाइथन। कैसे, एक इंटीजर है एक कॉम्प्लेक्स है, तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स इंटीजर वाला भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक फ्लोट है और दूसरा इंटीजर है, तो इंटीजर वाला फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर दोनों इंटीजर हैं तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, दोनों सेम टाइप के हैं तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। अगर दोनों में से एक भी फ्लोट है तो पहला वाला भी फ्लोट हो जाएगा, अगर एक भी कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा वाला भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दो हैं, इनमें से एक फ्लोट है तो दूसरा भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इम्प्लिसिटली। ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, इम्प्लिसिटली मतलब अंदर ही अंदर। एक कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर दोनों इंटीजर हैं तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, अगर दोनों फ्लोट हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, फिर तो कोई कन्वर्जन है ही नहीं। और सी का टाइप क्या होगा, सी का टाइप एक तो प्रमोशन के बाद डिपेंड करता है, लेकिन मान लो दोनों ही इंटीजर, दोनों ही सेम टाइप के हैं, तब कई बार ऑपरेटर पे भी डिपेंड करता है। जैसे डिवीजन ऑपरेटर है, उसमें मान लो आपने ये भी इंट लिया है, ये भी इंट लिया है, लेकिन जो आउटपुट होता है ना इस ऑपरेटर का की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो रिजल्ट देगा वो फ्लोट में ही देता है हमेशा। मान लो आपने 10/2 भी लिया है तो भी ये 5 नहीं देगा, 5.0 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन हो गया। इवैल्यूएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह से इवैल्यूएट किए जाते हैं। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह से, रिलेशनल ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। मान लो आपने एक चेन्ड ऑपरेशन लिया है कि a < b < c, तो ये किस तरह से इवैल्यूएट किया जाएगा, पहले ये या ये, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है। ये इस तरह से, मतलब इसको ये किस पाइथन इंटरप्रेट करेगा a < b एंड b < c, तो पहले ये कर लो या पहले ये कर लो, नो प्रॉब्लम, दोनों में आउटपुट आपका सेम रहेगा। ऐसे ही जो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, आपको पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन से उनकी लोअर प्रायोरिटी होती है, लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेशन है उनमें भी अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको पता है कि प्लस की और माइनस की दोनों की सेम प्रायोरिटी है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा और की, सॉरी नॉट की होती है, फिर एंड और फिर और, सबसे ज़्यादा नॉट की, फिर एंड की, फिर और की। तो अगर तीनों ऑपरेशन लगे हैं तो पहले आप नॉट को इवैल्यूएट करोगे, फिर एंड को और फिर और को। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक्सप्लिसिटली अलग से, मतलब बाहर से फोर्सफुली आप किसी का डेटा चेंज करें, डेटा टाइप चेंज कर रहे हो, दैट इज टाइप कास्टिंग। इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। जैसे आपने ऑलमोस्ट हर पाइथन प्रोग्राम में आपने यूज़ किया है इनपुट फंक्शन। यहाँ पे आपने यूज़र से कुछ इनपुट मांगा है कि एंटर अ वैल्यू, और ये किस फॉर्म में रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप में। अगर आप वैल्यू कोई नंबर एंटर करवा रहे हैं तो आप उसे इंट में कन्वर्ट करते हैं ना, दिस इज टाइप कास्टिंग। यू आर फोर्सफुली कन्वर्टिंग द टाइप ऑफ वैल्यू दैट यूजर हैज एंटर्ड, दैट वो स्ट्रिंग फॉर्म में जो इनपुट फंक्शन किस फॉर्म में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो जो स्ट्रिंग फॉर्म में इसने वैल्यू रिटर्न की है, यू आर फोर्सफुली कन्वर्टिंग दैट स्ट्रिंग वैल्यू इनटू इंटीजर। मान लो आपने लिया है x = 5.0, फिर मैंने कर दिया कि int x = y, तो x की जो डेटा टाइप है वो आपने फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं प्रिंट y करती हूँ तो क्या प्रिंट होगा, 5 नॉट 5.0। ठीक है, तो ये होता है टाइप कास्टिंग।
if you want to convert the type of any identifier or any constant, then you can use int or float और आपका ये कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद वो स्ट्रिंग str और लिस्ट। आपने देखा होगा, हमने लिस्ट में भी पढ़ा है। मान लो आपके पास स्ट्रिंग है, जैसे s इक्वल टू a b c d, इस तरह से आप इससे भी तो लिस्ट बना सकते हैं ना। आपने लास्ट ईयर पढ़ा था इक्वल टू l। तो ये क्या करेगा, अब l क्या होगा, l हो जाएगा ऐसे a b c और d, इस तरह से। ये क्या है, ये टाइप कन्वर्जन ही तो है कि ये जो आर्ग्यूमेंट दिया है स्ट्रिंग टाइप का, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, यही काम जो यहाँ आपने इंट में कन्वर्ट किया था, ऐसे इसने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने टपल में भी सेम ऐसे ही किया है, तो ये इसको टपल में कन्वर्ट कर देगा, इसका टपल बना देगा। ठीक है, उसके बाद आता है मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शन। मैथ्स लाइब्रेरी है, आपने इंपोर्ट किया है, जो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें मैथ मॉड्यूल है, उसको बहुत बार इंपोर्ट किया है आपने। उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। सीलिंग, ये सीलिंग के लिए यूज़ होता है। मान लो आपने 5.2 लिया है तो उसकी सीलिंग 6 हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर रूट आपने बहुत बार यूज़ किया है। एक्सपोनेंशियल, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी वैल्यू का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करता है ई रेज टू पावर। ठीक है, फैब क्या करता है, फैब्स ये एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे आपने दिया है 1.0 के एब्सोल्यूट वैल्यू मैथ्स में आप निकालते हैं ऐसे मॉड्यूलस करके। उसके बाद फ्लोर फंक्शन क्या करता है, फ्लोर कैलकुलेट करता है, यानी 5.2 का फ्लोर कितना हो जाएगा 5। लोगरिथम है, उसमें आप 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, एक तो नंबर और एक बेस। आप अकेला दोगे तो वो बेस 10 यूज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है log 10। ये क्या करेगा, किसी का भी लोगरिथम बेस 10 कैलकुलेट करेगा। ये पावर फंक्शन, एक बेस दोगे, मान लो a दिया है और b दिया है तो a रेज़ टू पावर b। साइन, ऐसे ही साइन और कोसाइन, साइन कोस टेन, ये फंक्शन होते हैं आपके। फिर डिग्रीज, ये क्या कन्वर्ट करता है, ये जो भी आप यहाँ वैल्यू दोगे उसको रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। ये रेडियंस, ये डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करता है। एफ मोड, ये मॉड्यूलस कैलकुलेट करता है। लेकिन मॉड्यूलस में, और जो आप ये परसेंटेज फंक्शन यूज़ करते हैं, मान लो a परसेंटेज b इक्वल टू c, आपने ये लिया है इसमें, और मोड a b, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे तो आप इंटीजर के लिए प्रेफर करते हैं इसको, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यूज़ के लिए प्रेफरेबल होता है। ये लार्जर प्रिसीजन, यानी डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स, उनके लिए भी काम करता है। तो ये लार्जर प्रिसीजन यानी फ्लोट वैल्यूज़ के लिए बेस्ट सूटेबल रहता है। एक और चीज़, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ना आपका, उसमें ये इसका साइन लेता है। मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो आउटपुट आपका पॉजिटिव रहेगा। द साइन ऑफ वाई ऑपरेंड इज टेकन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो आपका आउटपुट होता है उसका साइन वही होगा जो आपके पहले वाले ऑपरेंड का साइन है। ये आउटपुट किस साइन का देता है, इसके साइन का। ये आउटपुट किसके साइन का देता है, इसके साइन का। उसके बाद फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल मैथ डॉट फैक्टोरियल, वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए होता है। जीसीडी है, मैथ डॉट जीसीडी, ये जीसीडी कैलकुलेट एक्स कॉमा वाई, तो एक्स और वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ये निकाल के देता है। उसके बाद आते हैं आपके स्टेटमेंट फ्लो। स्टेटमेंट फ्लो कौन सी है आपकी, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जो किसी एक स्टेटमेंट के अंदर होता है। आपने इफ पढ़ा है, इफ और यहाँ पे कोई कंडीशन, और उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यानी ये खत्म होने के बाद जो इसके अंडर लास्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो इसके अंडर नहीं है, अगर इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर कोई स्टेटमेंट लानी है तो उसको आपको इंडेंट देना पड़ता है ना। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे आपने यूजर से एक्स में कोई वैल्यू डलवा ली, ठीक है, और आपने लिखा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, प्रिंट हेलो। आपने ये प्रोग्राम बनाया छोटा सा, तो इसमें क्या किया है, यूजर से वैल्यू ली, उसके बाद ये चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि x 10 से ग्रेटर है या नहीं। अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट है इसके अंदर, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर ये ट्रू नहीं है तो लूप से बाहर, मतलब इस स्टेटमेंट से बाहर जो पहली स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाए, मतलब ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इस तरह से इफ।
यहाँ हमारे पास एक ही कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है, या तो ये ट्रू हो सकती है या ये फॉल्स हो सकती है। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हमारे पास ऐसे हो कि हमारे पास एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, अगर ये या तो ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो वो कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर फॉल्स है तो हमारे पास एक और कंडीशन है, फिर ये भी ट्रू या फॉल्स हो सकती है। ये ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉल्स है तो फर्दर एक और कंडीशन है, उसको चेक करेंगे। अगर ये भी ट्रू है तो ये नहीं, फॉल्स है, फॉल्स है तो हमारे पास एल्स में जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। इस तरह से भी तो ये नेस्टेड मतलब कास्केडेड इफ, जैसे इफ फिर कंडीशन, इफ एक्स इज लेस देन 0 तो हमें प्रिंट करना है नेगेटिव। दूसरी कंडीशन आप कैसे देंगे, एलिफ दूसरी कंडीशन x इज लेस देन 10 तो प्रिंट हेलो। एलिफ यहां कंडीशन के बाद आपको कॉलन देना होता है, x इज लेस देन 100 ओके। एल्स में लास्ट में एल्स लेते हैं आप, एल्स में कोई कंडीशन नहीं देते हैं, सिर्फ ये कॉलन लगाया और प्रिंट। ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन देखेगा, अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये फॉल्स है तो ये तो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, सीधा इस पे आके चेक करेगा ये। अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो इसकी तरफ जाएगा ही नहीं, ये चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो इसके पास आएगा। यहाँ कंडीशन ही नहीं है, यानी ये तीनों फॉल्स हैं तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा मान लो ये ट्रू है, ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या इसके ऊपर आएगा, नहीं। जैसे ये ट्रू है, ये मिल गया, ये एग्जीक्यूट हुआ और तुरंत इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। इफ एल्स में कोई एक ही कंडीशन आपको ट्रू मिलेगी और जो ट्रू मिली वही उसी के अंडर का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और उसे इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, यानी इससे बाहर जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आती है लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट में आपने पढ़ा है फॉर लूप और वाइल लूप, हम बहुत बार यूज करते हैं फॉर, और उसके बाद यहाँ पे रेंज देते हैं, एक लूप वेरिएबल लेते हैं, जैसे आपने लिया आई, ठीक है। इन रेंज आप दे सकते हो 0 to 7 दे सकते हो, या मतलब लोअर बाउंड अपर बाउंड दो चीज़ें दे सकते हो, या आप तीन चीज़ें भी दे सकते हो कि लोअर बाउंड अपर बाउंड और स्टेप वैल्यू। आपने लिया जैसे आपने लिया 0 to 10 और स्टेप वैल्यू 2। बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है, तो पहले आई की वैल्यू 0 असाइन करेगा, फिर आई की वैल्यू स्टेप 2 यानी 0 + 2 असाइन होगी, फिर 4 फिर 6 फिर 8 और उसके बाद 10 नहीं होगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड -1 तक, और स्टेप वैल्यू ये यानी उतने स्टेप के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या क्या होगी, मान लो मैंने ऐसे किया प्रिंट आई, तो क्या क्या प्रिंट होगा, 0 फिर उसके बाद 2 फिर 4 फिर 8 फिर 10 नहीं होगा, बिकॉज 10 इज अपर बाउंड, तो अपर बाउंड -1 यानी 0 से 9 तक चलेगा ये, लेकिन विद स्टेप वैल्यू 2। आप स्टेप वैल्यू छोड़ भी सकते हैं, अगर छोड़ोगे तो क्या लेगा ये स्टेप वैल्यू 1, ठीक है। ऐसे ही वाइल लूप होता है, उसमें वाइल और यहाँ पे कंडीशन देते हैं और यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका होता है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा, उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल से बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया x = 1, वाइल x, जब तक x ट्रू है, यानी जब तक x ट्रू का मतलब क्या है, हमने तो 1 लिया है, ट्रू तो लिया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि वाइल x का मतलब है कि जब तक x नॉन नलेबल है, फॉल्स कब होगा, जब उसकी वैल्यू नल हो जाएगी। तो जब तक इसकी वैल्यू नॉन नलेबल है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब तक इसमें कोई वैलिड वैल्यू असाइन की गई है तब तक ये ट्रू रहेगा। जब इसमें 0 या नल असाइन कर देते हैं तब ये, या नन हमने स्पेशल कीवर्ड पढ़ा था ना, नन, या तो नन या नल या 0 असाइन करते हैं तब ये फॉल्स होता है। या आप ये बोलो कि वाइल x = 1, इस तरह से भी ले सकते हैं, कोई भी कंडीशन आप ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ तब ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तभी बाहर आ जाएंगे। मान लो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो जैसे ही इस कंडीशन से बाहर आ जाएं तब
जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमने लूप पढ़े थे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट कुछ ये एलिफ हमने पढ़ा था। उसके बाद स्टोरिंग कंडीशन, हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे ये इफ एल्स में मान लो आपकी कंडीशन बड़ी है, आपने लिया है ये छोटी सी कंडीशन आपने लिया x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन -10, ठीक है। इसको आप a में स्टोर कर सकते हैं। मान लो आपने ले लिया a में आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को स्टोर कर लिया, ये तो पॉसिबल है, ठीक है, एक शॉर्टकट ही है। और आपने यहाँ पे ले लिया इफ a, ऐसा भी ले सकते हैं कि इफ a, और ये a क्या है हमारा ये एक्सप्रेशन, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय, ये ऐसे ही है कि बड़ी चीज़ को छोटी मतलब छोटा रिप्लेस कर दिया आप। जैसे आप इक्वेशन बनाते हैं मैथ्स में कि दिस इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लूप स्टेटमेंट में हमने फॉर लूप कर लिया और वाइल लूप कर लिया। फिर आता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट कौन सी हैं आपकी? जंप स्टेटमेंट है कॉन्टिन्यू और ब्रेक और एग्जिट। कॉन्टिन्यू, ब्रेक और एग्जिट। एग्जिट शायद आपकी बुक में नहीं बता रखा, मैं बता देती हूँ। ब्रेक क्या करता है, मान लो आपने कोई फॉर लूप लिया है 0 to 100, इफ I is greater than 10, I या I equal to 10, break, else print I। ये क्या करेगा, I की वैल्यू पहले 0 असाइन की, 0 से 99 तक असाइन करेगा, 0 असाइन की, ये कंडीशन चेक की, फॉल्स है, फिर ये प्रिंट कर दिया I की वैल्यू। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 हुई, फॉल्स है, प्रिंट कर दिया। I की वैल्यू 10 के लिए ट्रू हो गया, ब्रेक, यानी करंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है उससे बाहर आ जाएगा, यानी इस फॉर लूप से बाहर जो नेक्स्ट जो पहली स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी, ठीक है। ब्रेक क्या करेगा, इट कॉज एग्जिट फ्रॉम द करंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यू। अगर मैंने ऐसे कर दिया कॉन्टिन्यू में ये क्या करेगा, या इससे आगे जो एग्जीक्यूशन है उसको हॉल्ट कर देता है। वो इस एग्जांपल में सूट नहीं करता, कोई दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। क्या करता है ब्रेक, तो क्या करता है, मान लो आपका इस तरह से एग्जीक्यूशन लूप चल रहा है, जहां भी ब्रेक आ गया लूप से बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो रन होगी। कॉन्टिन्यू क्या करता है, इससे चल रहा है, यहाँ पे कॉन्टिन्यू आ गया तो इससे आगे नहीं जाएगा, वापस लूप के स्टार्टिंग पे आ जाएगा और वहां से फिर से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कॉन्टिन्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग, इस तरह से मान लो जहां कॉन्टिन्यू आ जाता है उससे आगे वाली स्टेटमेंट नहीं, वापस ये सेल्फ जो टेस्ट कंडीशन होती है उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेक और कॉन्टिन्यू। एग्जिट में क्या होता है, जैसे ही एग्जिट स्टेटमेंट आती है प्रोग्राम से ही बाहर आ जाता है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है आपका। अच्छा, एक लूप के साथ भी एल्स, अब इस बुक में हमने कई बार देखा है रन होता है, लूप के साथ भी आप एल्स क्लॉज लगा सकते हैं। आपने फॉर लूप लगाया, ठीक है, फॉर और ये कंडीशन दी और उसके बाद ये फॉर आई इन रेंज दिस, और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, फिर एल्स यहाँ पे दिया। ये कब काम करता है, जब आपका लूप है नॉर्मली टर्मिनेट होता है। नॉर्मली मतलब चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वाई लूप हो, नॉर्मली मतलब ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू नहीं, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू आप लूप से बाहर नहीं आ रहे हैं नॉर्मली, या तो पूरा अपर बाउंड तक जाके, या ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तब ये लूप से बाहर आ रहा है, तब ये एल्स वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। व्हेन योर लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली देन यू गेट एग्जीक्यूटेड योर एल्स क्लॉज, के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद नेस्टेड लूप के अंदर दूसरा लूप भी आप लगा सकते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लूप। उसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। ये लास्ट ईयर का रिवीजन ही है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। थैंक यू।